नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं लेकर आया हूं जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन का थर्ड पार्ट। जैसा कि आपने पहले और सेकंड पार्ट में देखा होगा, मैंने कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से उत्पन्न कुछ डिसीज के बारे में मैंने चर्चा किया था। पहले वीडियो था मेरा ऑटोसोमल क्रोमोसोम में न्यूमेरिकल चेंजेस की वजह से होने वाला डिसऑर्डर। सेकेंड वीडियो मेरा था सेक्स क्रोमोसोम में होने वाली न्यूमेरिकल चेंजेस की वजह से होने वाला डिसऑर्डर। और थर्ड वीडियो मैं लेकर आया हूँ जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन इन ऑटोसोमल जीन्स, मतलब ऑटोसोम या समजात गुणसूत्र के जीन में होने वाले उत्परिवर्तन के कारण कौन कौन से प्रकार के आनुवंशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा होते हैं ह्यूमन बींग्स में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ लंबी लिस्ट है, ध्यान से देख सकते हैं आप। मैंने कुछ नाम मैंने लिखा है, फिनाइलकेटोन्यूरिया लिखा है, एल्काप्टोन्यूरिया लिखा है, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म के बाद में टेस रोग बोलते हैं जिसको टेस डिजीज बोलते हैं, वो थैलीसेमिया और गाउचर्स डिजीज भी है यहाँ पर, सिकल सेल एनीमिया जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, अल्जाइमर्स डिजीज भी है। ये सारे डिजीज जो होते हैं ऑटोसोमल जीन में म्यूटेशन के कारण पैदा होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर के रूप में ह्यूमन बींग्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ सबसे ज़्यादा और बेहतर तरीके से विस्तार में चर्चा करूँगा सिकल सेल एनीमिया का। सवाल बहुत सारे एग्जाम में लगभग सभी से पूछा गया है, और क्या पूछा गया है मेरे एक्सप्लेनेशन से आप समझ सकते हैं। मैंने जितना एक्सप्लेनेशन अभी करूँगा या करने वाला हूँ, ये सारे एक्सप्लेनेशन से ही आपको कंटेंट मिलेगा एग्जाम में। आप चाहे तो देख सकते हैं, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया को आइडेंटिफाई करना चाहूँगा आपके लिए। सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, बाकी सारे वीडियोस थोड़ा सारे पार्ट्स छोटा छोटा रहेगा। ठीक है, पहले मैं बात करूँगा सिकल सेल एनीमिया में, तो मैं फर्स्ट नंबर यहाँ पर ले रहा हूँ सिकल सेल एनीमिया का। वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि वीडियो अगर पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करेंगे। इसको हंसियाकार दात्र अरक्तता रोग के नाम से भी जाना गया है, याद रखेंगे। दात्र कोशिका अरक्तता के नाम से भी जानते हैं इसको। हंसियाकार के सिकल मतलब हंसिया के आकार के रोग के लिए भी ये जाना जाता है। तो बात कर रहे हैं हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ध्यान से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अब सबको पता है कि मनुष्य के आरबीसीएस में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरबीसीएस में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एचबी पाया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है दो घटक से मिलकर बनता है। एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, हीम जो होता है वो आयरन पिगमेंट रहता है, लौह अणु रहता है, और ग्लोब्यूलिन जो रहता है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन रहता है। क्या रहता है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन रहता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, हीम लौह अणु होता है और दूसरा जो ग्लोब्यूलिन होता है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। जो लौह अणु होता है यही ऑक्सीजन का कंडक्शन है संवहन करने में मददगार होता है। याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं मैं कि हीम अणु जो होता है ऑक्सीजन का कंडक्शन करने के लिए, उसको एक्सेप्ट या अवशोषित करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है हीम अणु। ठीक है, अब बात करते हैं जो हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन ठीक है दो अल्फा चैन और दो बीटा चैन से बना हुआ रहता है। ठीक है, दो अल्फा की चैन और दो बीटा की चैन से बना हुआ रहता है। मनुष्य का जो हीमोग्लोबिन है जिसमें दो अल्फा और दो बीटा की चैन होते हैं। टोटल नंबर आप सीरीज या श्रृंखला या चैन हो गई 4, लेकिन किसकी? दो अल्फा की और दो बीटा की। दो अल्फा की जो श्रृंखला है ये हमेशा नॉर्मल अवस्था में रहती है, नॉर्मल स्टेट में या स्टेज में रहती है। लेकिन जो 2 बीटा श्रृंखला है इसमें से एक जो होती है वो नॉर्मल अवस्था में रहती है, और जो दूसरा होता है ये होता है जिसको बोलते हैं सिकल अवस्था में रहती है, मतलब ये एबनॉर्मल वाली स्थिति में रहती है ये। ठीक है, इरेगुलर वाली स्थिति में रहती है, याद रखेंगे। मतलब बीटा चैन का जो दूसरा श्रृंखला होगा उसमें विकृति आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। मैं आगे एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए। ये जो सिकल सेल एनीमिया है या एक रिसेसिव या अप्रभावी म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होने वाला रोग होता है। इसमें रोगी के जो ब्लड होता है, आरबीसीएस होता है, उसका आकार सिकल के आकार का या हंसिया के आकार का हो जाता है। ठीक है, ये स्थिति इसमें असामान्य या इरेगुलर प्रकार के हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से होती है। क्लियर है, इसे हम यहाँ पर एस हीमोग्लोबिन कहेंगे और जो सामान्य है उसको ए से डिनोट करेंगे। ये हो गया HbA और ये हो गया HbS। ठीक है, ये देखिए दो प्रकार की श्रृंखला आपको यहाँ पर नजर आने लगी है। ठीक है, इसमें जो सामान्य व्यक्ति का हीमोग्लोबिन है उसको हम लोग HbA से दर्शाते हैं और जो असामान्य व्यक्ति का हीमोग्लोबिन है, जो सिकल वाले जो जीन है, अप्रभावित जीन है, वो उपस्थित है, उसको HbS से दर्शाते हैं। क्लियर है, यदि प्रभावित व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न करने वाले जीन होमोजाइगस स्थिति में होता है तो मैच्योरिटी के पहले ही मर जाता है। होमोजाइगस स्थिति में होता है का मतलब, होमोजाइगस किसको बोलते हैं? समयुग्मकी। जैसे अगर वहां पर जीन यदि इस प्रकार हो, HbS एंड देन HbS हो, ठीक है, ये हो गया वन पेयर। ठीक है, तो ये जो होगा ये सामान्य अवस्था में नहीं रह के ये इसकी मृत्यु हो जाएगी। याद रखेंगे, इस रूप में परिलक्षित होंगी। ठीक है, और जो दूसरा हीमोग्लोबिन का जो घटक होगा, जैसे HbA और HbS, ये जो HbA और HbS है ये दोनों हेट्रोजाइगस है। ये हो गया होमोजाइगस, यह है हेट्रोजाइगस। ये जो हेट्रोजाइगस है ये इसमें सिकल सेल का लक्षण रहता है, लेकिन जो होगा ये रोगी नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा कैरियर या वाहक कहलाएंगे। याद रखेंगे, क्या कहलाएगा? ये कैरियर या वाहक कहलाएगा। समझ गए होंगे आप। तो यह जो होता है अलिंगी क्रोमोसोम, अलिंगी मतलब ऑटोसोमल जीन्स, क्रोमोसोम में उपस्थित जीन्स की वजह से होने वाला है। ठीक है, दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं जो हेट्रोजाइगस होते हैं। इस रोग का जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है ऑटोसोम का एक जोड़ा जिसको कहते हैं HbA और HbS, ठीक है, के द्वारा किया जाता है। मतलब इसको जो कंट्रोल करके रखता है ये जीन कंट्रोल करके रखता है। समझ में आए? जैसा शुरू में मैंने कहा कि जो होमोजाइगस होता है जन्म के समय ही इसकी मृत्यु हो जाती है समयुग्मकी में। और विषम युग्मकी में क्या होता है? इसमें ये रोगी नहीं होता, ये सिर्फ वाहक होते हैं। क्लियर है? जब म्यूटेशन होते रहता है, जो म्यूटेशन होने के बाद जो जीन होता है वो संतति में पहुंचने की संभावना 50% होती है। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें क्या कंटेंट आपको देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा इसमें एक जीन होता है HbA और दूसरा होता है HbS। HbS को हमने यहाँ पर क्या माना? असामान्य जीन माना। ठीक है, सिकल सेल। अब देखिए इसमें जो जीन होते हैं, ठीक है, इसमें जो जेनेटिक सीक्वेंस होते हैं वो कैसे होगा, उसको मैं दो कलर से यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे इसमें जो एमिनो एसिड की श्रृंखला है सामान्य प्रकार के हीमोग्लोबिन में, वो कुछ इस प्रकार होती है। एक होती है वैलिन, ठीक है, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड द लास्ट ग्लूटामिक एसिड। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एक श्रृंखला आपको मैंने नॉर्मली बना के बताया। ये पेप्टाइड की श्रृंखला है। ये क्या है? HbA पेप्टाइड, याद रखेंगे, HbA पेप्टाइड। ठीक है, देखिए नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने सबका नाम बताया, ध्यान रखेंगे। वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूसिन या ग्लूटामिक एसिड बोलेंगे, एंड देन लास्ट ग्लूटामिक एसिड आल्सो। क्लियर है? इस समय आपको ये देखने को मिल रहा है, ये जो ग्लूटामिक एसिड और वैलिन एसिड है, ठीक है, वैलिन एमिनो एसिड बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, सबके लिए अगर जीन सीक्वेंस देखें तो सबके लिए जीन सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर एक जीन उपस्थित होता है पहले से, उस जीन का नाम है CTC। क्या होता है? CTC होने के कारण इसका एक एंटीकोडान होता है। ठीक है, एंटीकोडान क्या होता है इसका? इसका एंटीकोडान होता है C का एंटीकोडान G, T का A, C का G होता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होता है।
किसका फॉर्मेशन होता है? ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। समझ गए? ठीक है, ऐसे ही आगे पीछे और मिलेंगे आपको। इसके आगे यहाँ पर जो बनेगा जो कोडान होगा वो जी होगा, इसका एंटी कोडान होगा CTC होगा, जिसके कारण फिर से ग्लूटामिक एसिड लास्ट में बनता है। तो ऐसे क्रमशः कई जीन के कारण मतलब अलग अलग प्रकार के जीन स्ट्रक्चर के कारण ये एमिनो एसिड का फॉर्मेशन, मतलब प्रत्येक जीन दूसरे एमिनो एसिड को, मतलब हर जीन एक एक एमिनो एसिड को बनाने की क्षमता रखता है, ये याद रखिए आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं जो कि हीमोग्लोबिन सिकल आकार का है, जिसको असामान्य हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। इसमें भी क्या होता है? पहले नंबर पर इसमें भी वैलिन रहता है, दूसरे नंबर पर इसमें भी हिस्टिडाइन रहता है, थर्ड नंबर पर ल्यूसिन रहता है, फोर्थ नंबर पर थ्रेओनिन रहता है, और फिफ्थ नंबर पर प्रोलिन रहता है, सिक्स्थ नंबर पर ग्लूटामिक एसिड के जगह पर यहाँ पर आ जाता है वैलिन। क्या आ जाता है? ये वैलिन आ जाता है, याद रखिए ये वैलिन आता है। क्लियर है? वैलिन, और लास्ट में फिर से आपको मिलता है ग्लूटामिक एसिड। अब देखिए ध्यान से, छठवें नंबर पर मैंने क्या कहा? वैलिन आ गया। पहले नंबर पर भी इसमें वैलिन था। ठीक है, आप देख सकते हैं, उसको मैं इस प्रकार से ऐसे आइडेंटिफाई कर देता हूं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। वैलिन पहले नंबर पर, छठवें नंबर पर भी वैलिन आया। ठीक है, आना क्या चाहिए? आना क्या चाहिए? ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर एक कोडान है, जीन है एक CTC, ठीक है, जो कि एंटी कोडान GAG की सहायता से ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन करता है सामान्य प्रकार के हीमोग्लोबिन में, जिसको ये डिजीज नहीं होती। लेकिन अब क्या होता है, ये CTC की जगह पर यहाँ पर एक जीन आता है CAC का एंटी कोडान होता है, C का G, A का U और C का G। देखिए ध्यान से, C का G, A का U, C का G। इस एंटी कोडान के कारण यहाँ पर वैलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। GAG होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है? ये GUG, एंटी कोडान GUG की वजह से यहाँ पर एक एमिनो एसिड वैलिन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? इस वैलिन के फॉर्मेशन होने के कारण छठवें नंबर पर वैलिन, पहले नंबर पर भी वैलिन होने के कारण परस्पर अट्रैक्शन पावर के कारण ये आपस में आकर एक दूसरे से आकर क्या हो जाते हैं? अट्रैक्शन पावर के कारण एक दूसरे के पास आके ऐसा चिपक जाते हैं। चिपकने के कारण यहाँ पर का जो हीमोग्लोबिन रहता है वो सिकल आकार का हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है, कटे फटे तारे स्टार की भांति दिखाई देता है। याद रखिए, समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसलिए जो रोगी व्यक्ति का जो RBCS में हीमोग्लोबिन जो पाई जाती है वो सिकल आकार का, हंसिया के आकार का, कटे फटे स्टार की भांति दिखाई देता है। क्योंकि ये जो रोग होता है, ये मलेरिया जो डिजीज़ होता है, मलेरिया पैरासाइट जो अटैक करता है, वो इस रोगी में अटैक नहीं करता। तो एक एडाप्टेशन है, अनुकूलन भी कह सकते हैं, लेकिन ये घातक रोग है। याद रखना, इस रोग से अगर होमोजाइगस हो गया तो इस रोग से बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन सामान्य अवस्था में अगर वो वाहक है तो हेटेरोजाइगस सामान्य जीवन जीता है, लेकिन वाहक रहेगा। याद रखना, उसमें एनीमिया के लक्षण दिखाई देते रहते हैं। क्लियर है? आप समझ गए होंगे ये सिकल सेल एनीमिया होता कैसे है और क्या लक्षण इसमें देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ये हो गया सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद मैं बात करता हूँ सिकल सेल एनीमिया के बाद और कुछ इंपॉर्टेंस मैंने बहुत सारे लिख के रखे हुए हैं। तो देखिए, ये हो गया सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एल्कैप्टोन्यूरिया के बारे में। एल्कैप्टोन्यूरिया के बारे में, ये जो एल्कैप्टोन्यूरिया है, ठीक है, इस एल्कैप्टोन्यूरिया को ब्लैक यूरिन डिसीज के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस रोग का सबसे पहले वर्णन किसी ने अगर किया था तो गैरोड नामक साइंटिस्ट ने 1908 में किया था। ठीक है, गैरोड नामक साइंटिस्ट ने 1908 में किया था। याद रखेंगे आप लोग। एल्कैप्टोन्यूरिया का जो डिस्कवरर कह सकते हैं आप इसको, वर्णन भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये जो होता है होमोजेनेस्टिक एसिड को तोड़ने वाला है एक एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बन पाने के कारण होता है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब आपने पढ़ा होगा कि जो जीन होते हैं वो एमिनो एसिड बनाता है। क्या बनाता है? एमिनो एसिड बनाता है।
मतलब एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। वो एंजाइम जो बनता है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को तोड़ने वाला हो सकता है या बनाने वाला हो सकता है। तो ये जो ऑक्सीडेज नामक एंजाइम की जो बात कर रहे हैं, वो ऑक्सीडेज नामक एंजाइम इसमें नहीं बनता, जिसके कारण होमोजेनेस्टिक एसिड नहीं टूट पाता। फलस्वरूप शरीर में होमोजेनेस्टिक एसिड का जमाव होना शुरू हो जाता है और ज़्यादा बढ़ गया तो मूत्र के साथ में, यूरिन के साथ में बाहर निकलता है और हवा के संपर्क में आने पर वो मूत्र धीरे धीरे करके काला पड़ने लगता है। कारण ये है कि होमोजेनेस्टिक एसिड का ऑक्सीकरण होता है वहाँ पर। क्लियर है? होमोजेनेस्टिक एसिड का ऑक्सीकरण होता है, याद रखेंगे। मतलब एक जीन की विकृति के कारण, एक उपापचयी विकृति कह सकते हैं, एक जीन की विकृति की वजह से वहाँ पर ऑक्सीडेज नामक एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ये ऑक्सीडेज नामक एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण होमोजेनेस्टिक एसिड, ठीक है, का ब्रेकडाउन नहीं होता। फलस्वरूप ऑक्सीडेज एंजाइम does not made, ये नहीं बनता, ये नहीं बना तो ये क्या होगा? होमोजेनेस्टिक एसिड ब्रेकडाउन नहीं होता, does not break down, ये टूटता नहीं है। नहीं टूटने के कारण यूरिन में इसकी मात्रा बढ़ती है और जब यूरिन बाहर आता है तो इसके ऑक्सीडेशन के कारण, किसके ऑक्सीडेशन के कारण? होमोजेनेस्टिक एसिड के ऑक्सीडेशन के कारण यूरिन क्या हो जाता है? यूरिन ब्लैक कलर का हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो एक जीन की विकृति के कारण ऑक्सीडेज नामक एंजाइम नहीं बन पाता। ऑक्सीडेज नामक एंजाइम नहीं बनता तो होमोजेनेस्टिक जो एसिड है उसका अपघटन नहीं हो पाता, अपचयन नहीं हो पाता। ठीक है, अपचयन नहीं होने के कारण यूरिन में उसकी मात्रा बढ़ती है, यूरिन के साथ से बाहर निकलती है, वायु के संपर्क में आता है, ऑक्सीडेशन होता है उसका और फलस्वरूप यूरिन काला दिखाई देता है। इस बीमारी को एल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं और एल्केप्टोन्यूरिया वाली स्थिति कहते हैं, लेकिन इस बीमारी को एल्केप्टोन कहते हैं, याद रखना। मतलब एल्केप्टोन का निर्माण हो जाता है, ऐसा समझेंगे आप। होमोजेनेस्टिक एसिड की वजह से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्केप्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्केप्टोन्यूरिया के बाद में एल्केप्टोन्यूरिया पढ़े हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेनिलकीटोन्यूरिया। फेनिलकीटोन्यूरिया थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है और लेकिन बताना इस वीडियो में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग से फिर से वीडियो बनेगा दूसरा। ये एक साथ अगर सारे कंटेंट आपके पास रहे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फेनिलकीटोन्यूरिया देखिए, ये भी प्रमुख जन्मजात मेटाबॉलिज्म गड़बड़ी की वजह से, डिसऑर्डर की वजह से पैदा होता है। ये भी रिसेसिव म्यूटेशन के कारण होता है। ये जो रोग होता है 12th नंबर के जो ऑटोजोम होते हैं, 12th नंबर के जो ऑटोजोमल क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, इसमें उपस्थित जीन, ठीक है, जो कि एक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज नामक एंजाइम को कोड करता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये जो जीन है, इसमें पाई जाने वाले जो जीन है, ये किसका फॉर्मेशन करता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज नामक एंजाइम को कोड करता है। ठीक है, एंजाइम है हाइड्रोक्सीलेज एज, मतलब एंजाइम को कोड करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। लेकिन जो प्रभावित व्यक्ति होती है या होते हैं, उसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज नामक एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ठीक है ना, इस जीन की विकृति के कारण इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता। फॉर्मेशन ये मैंने क्रॉस किया है तो याद रखिए, इसका फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पाने के कारण ये जो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन, जो कि एक एमिनो अम्ल होता है, वो टायरोसिन में जो बदलने के लिए आवश्यक होता है वो नहीं बदल पाता। फलस्वरूप शरीर में फिनाइल एलेनिन एंजाइम की अनुपस्थिति में क्या होता है? फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं बदलता। फलस्वरूप फिनाइल एलेनिन शरीर में बढ़ते जाती है। समझ में? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण यहाँ पर जो फिनाइल एलेनिन है, ठीक है, ये टायरोसिन में नहीं बदल पाता। ठीक है, जब नहीं बदल पाएगा टायरोसिन में तो इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, इंक्रीज वैल्यू, इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। बढ़ने के कारण फिनाइल एलेनिन की अधिकता के कारण फिनाइल एलानीमिया हो जाता है। याद रखना, फिनाइल एलानीमिया
जिससे प्रभावित जो बच्चा होता है वो सामान्य तो होता है, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात उसके अंदर फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण उसका जो मस्तिष्क का विकास है वो प्रभावित होता है और 6 माह के अंदर उसमें मानसिक विकृति आती है। ठीक है, मानसिक विकृति आती है, बच्चा चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, शरीर पर और उनके हेयर में पिगमेंटेशन की कमी पाई जाती है, मानसिक रूप से ये हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, त्वचा पर एक्जिमा के समान चकत्ते उत्पन्न होने लगते हैं, यूरिन और जो स्वेट होता है, पसीना होता है, उसके माध्यम से अधिक मात्रा में फिनाइल एलेनिन और उसका उत्पाद बाहर निकलने लगता है। हेटेरोजाइगस व्यक्ति सामान्य जिंदगी जीता है, लेकिन वो वाहक की तरह ही कार्य करता है, ये याद रखेंगे। क्लियर है, समझ के होंगे आप लोग। ये हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया के बाद में हम आते हैं एल्बिनिज्म में। एल्बिनिज्म में 3rd नंबर का, ठीक है, एल्बिनिज्म देखेंगे आप। एल्बिनिज्म देखिए, एल्बिनिज्म होता क्या है। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये भी क्या होता है, ये भी उपापचयी से संबंधित रोग है। ठीक है, जो कि ऑटोसोमल जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। टायरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी के कारण होता है। किसकी कमी होती है? डिक्रीज लेवल ऑफ टायरोसिनेज। टायरोसिनेज समझ सकते हैं आप। टायरोसिन नामक जो पदार्थ यहाँ पर बनने को होता है, ठीक है, उसको अपघटित करने वाले एंजाइम टायरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी के कारण होता है, जिसके कारण डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन नामक रसायन से मेलानिन पिगमेंट का जो निर्माण होना है वो नहीं हो पाता। ठीक है ना, टायरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी हो जाती है, जिसके कारण डाइहाइड्रोक्सी फेनाइल एलेनिन नामक केमिकल से जो मेलानिन नामक वर्णक बनना है वो नहीं बन पाता। ठीक है, जिसके कारण प्रभावित व्यक्ति का जो त्वचा होता है, स्किन होता है, जो हेयर होता है, आइरिस मेलानिन रहित हो जाता है। आइरिस जो होता है आँख का, वो मेलानिन रहित हो जाता है, मेलानिन रेस हो जाता है, जिसके कारण वो स्थिति में आती है जिसको हम लोग एल्बिनिज्म कहते हैं। ये इस प्रकार से प्रभावित व्यक्ति को हम लोग एल्बिनो भी कहते हैं। ये सामान्य जीवन जीते हैं, ये याद रखेंगे। किसकी कमी के कारण होता है? टायरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी के कारण। ये हो गया एल्बिनिज्म। उसके बाद में आता है इसमें टे शैस डिजीज बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, ये होता है टे शैस डिजीज। ठीक है, ये जो टे शैस डिजीज है इसका सबसे पहले वर्णन किया था वारेन टे नामक साइंटिस्ट ने। वारेन टे नामक साइंटिस्ट ने 1881 में किया था। वारेन टे नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। और बाद में लगभग 1887 के आसपास बर्नार्ड सैसे करके एक साइंटिस्ट थे, बर्नार्ड सैस करके साइंटिस्ट थे। इसके कारकों का विस्तार से वर्णन किया था, कारण को विस्तार से बताया था। इसके नाम के आधार पर ही इनको इस रोग को हम लोग टे शैस डिजीज कहा जाता है या कहते हैं। टे शैस डिजीज के नाम से जानता है, इनके नाम के आधार पर ही। रोगी में क्या होता है, स्फिंगोलिपिड का जमाव तंत्रिका कोशिकाओं में होने लगता है, जिसके चलते जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। किसका जमा होता है? स्फिंगोलिपिड का जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, CNS होता है, ये कंप्लीटली डैमेज्ड हो जाते हैं। इस स्थिति को हेक्सोसेमिनिडेज नामक एंजाइम की कमी के कारण पैदा होता है। ये जो स्थिति है वो किस एंजाइम की कमी के कारण पैदा हो जाती है? होती है हेक्सोसेमिनिडेज नामक एंजाइम की कमी के कारण उत्पन्न होती है। ये कम होती है, सॉरी, डिक्रीज होने के कारण ये स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब स्फिंगोलिपिड का जमाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर होता है, जिसके कारण वो डैमेज हो जाता है। मतलब उसको पचाने के लिए हेक्सोसेमिनिडेज नामक जो एंजाइम है वो बनता नहीं है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति में यह एंजाइम ए और बी 2 रूपों में पाया जाता है, जबकि प्रभावित व्यक्ति में केवल ए रूपों में पाया जाता है। याद रखेंगे, ए रूप में पाया जाता है। बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है, पैरालिसिस का शिकार भी हो सकता है, 3-4 वर्ष के अंदर इसकी मृत्यु भी हो सकती है। याद रखेंगे, अभी तक इस रोग का कोई इलाज नहीं है। विश्व में कोई भी वयस्क
इस रोग से पीड़ित नहीं है। मतलब ये जो रोग होता है टे शेस डिसीज़ जो होता है ये केवल बच्चों में ही देखने को मिलते हैं। 3-4 साल के अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है इस रोग से, याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एल्बिनिज्म। 1 2 3 4 डिजीज हो गया। ठीक है, अब कुछ और बचे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थैलेसीमिया की। देखिए थैलेसीमिया होता क्या है, थैलेसीमिया के बारे में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, थैलेसीमिया जो डिसीज़ है ये ऐसा ब्लॉग बना देता हूँ, चलो ये ऐसा। अब मैं यहाँ पर नोट करता हूँ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, ये जो थैलेसीमिया है, ठीक है, ये रक्त संबंधी विकृति है, याद रखना। ब्लड रिलेटेड एक प्रकार का डिसऑर्डर कह सकते हैं आप लोग, ब्लड से संबंधित विकृति है, जिसका सबसे पहले एक फिजिसिस्ट थे, एक चिकित्सक थे, कुली नामक। ठीक है, इसलिए इस रोग को हम लोग कुलीज एनीमिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुलीज एनीमिया भी कहते हैं। एनीमिया रोग के नाम से भी जानते हैं। कुली नामक साइंटिस्ट ने इसका सबसे पहले वर्णन किया था, इसलिए इसको कुलीज एनीमिया के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जो रोगी होते हैं हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण नहीं कर पाता, जिसके आधार पर रोग दो प्रकार का अल्फा और बीटा थैलेसीमिया होता है। बीटा की अनुपस्थिति में अल्फा पॉलीपेप्टाइड की सांद्रता रक्त में बढ़ते जाती है। बोन मैरो में उपस्थित जो ब्लड होता है उसको बनाने वाली कोशिकाओं को ये प्रभावित करती है। होमोजाइगस जीन वाले व्यक्ति हीमोलाइटिक एनीमिया के लक्षण को प्रदर्शित करता है, और जो हेट्रोजाइगस जो पर्सन होते हैं इसमें सामान्य नहीं होते, कम असरकारक में यह रोग पाया जाता है, कम असरकारक के रूप में ये रोग पाया जाता है, मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, ऐसा समझ सकते हैं। इस रोग को थैलेसीमिया माइनर भी कहते हैं, जिसमें ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण नहीं कर पाना होता है। ठीक है, अल्फा या बीटा थैलेसीमिया होता है। बीटा की अनुपस्थिति में अल्फा की सांद्रता बढ़ती है, अल्फा की उपस्थिति में बीटा की सांद्रता बढ़ती है, ये आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब एक अनुपस्थित है तो दूसरा बढ़ेगा, अल्फा और बीटा जो पाई जाती है उसमें से एक अनुपस्थित है तो दूसरा बढ़ेगा, ये होता है थैलेसीमिया माइनर। अगर कम है, कम हेट्रोजाइगस में सामान्य नहीं होता, कम असरकारक में ये रोग कम असरकारक के रूप में पाए जाते हैं, मतलब इसको थैलेसीमिया माइनर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है गाउचर्स डिसीज। गाउचर्स डिजीज, ये जो गाउचर्स डिजीज है, इस प्रकार के जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं उसमें फैटी एसिड का डिफ्यूजन नहीं हो पाता, विखंडन नहीं हो पाता, सेगमेंटेशन मतलब उसमें टुकड़ों में टूटना, मतलब कह सकते हैं कि उपापचय की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। उस दौरान जो फैटी एसिड रहता है वो बचा हुआ रहता है। क्या बचा हुआ रहता है? फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड क्या होता है? ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, टूटता नहीं है, जिसके कारण रुधिर में और ऊतक में जमना शुरू कर देता है। एक अप्रभावी जीन की उत्पन्न होने की वजह से होता है, जिसके कारण क्या होता है? शरीर में ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम नहीं बन पाता। ठीक है, ये ज़्यादा जमता है तो एक एंजाइम है वो होता है ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज नामक एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ठीक है, ये वसी अम्ल के विखंडन के लिए आवश्यक होता है, याद रखेंगे। समझ में आया? कारण क्या है इसका? ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज नामक एंजाइम नहीं बन पा रहा है, एक अप्रभावी जीन की विकृति के कारण होता है। फलस्वरूप ब्लड में, रुधिर में और वसा में ऊतक में, टिश्यूज में फैटी एसिड का जमाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फलस्वरूप क्या होता है? व्यक्ति का जो स्प्लीन होता है, लीवर होता है, आकार में काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके कारण हाथ पैर की अस्थियाँ, बोन्स भी बड़े हो जाते हैं, काफ़ी बढ़ जाते हैं साइज में, आकार में। ठीक है, और लास्ट कंटेंट की तरफ चलते हैं, एक बचा है और अल्जाइमर्स डिजीज़ बचा है। अल्जाइमर्स डिजीज़, अल्जाइमर्स डिजीज़ जो होता है ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जान लीजिए, मतलब आनुवंशिक विकृति समझ सकते हैं आप इसको। इससे संबंधित जितने भी प्रकार के जीन्स होते हैं उन सबको मनुष्य में खोजा गया है, परंतु इस जीन्स की उपस्थिति मनुष्य को केवल अल्जाइमर्स रोग के प्रति संवेदनशील बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो रोग है, जो प्रभावित व्यक्ति है उसके मस्तिष्क में एमाइलॉयड प्रोटीन के संग्रहण के कारण होता है। मतलब एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का नाम एमाइलॉयड नामक प्रोटीन कलेक्शन की वजह से होता है इन ब्रेन। मस्तिष्क में इस प्रोटीन का संग्रहण होता है, जिसके कारण तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट होने लगती है। इसका असर अधिक उम्र में दिखाई देती है।
तो साइंटिस्ट बताते हैं कि ये जो इरेगुलरिटीज़ जो होता है, असामान्यता होता है, वो 21 और 19 नंबर के जो ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है कुछ जीन्स में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हो जाती है। तो आपको पता भी होना चाहिए 21 एंड 19th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम होता है, उसके कुछ जीन्स में गड़बड़ी के कारण ये उत्पन्न होती है। इस रोग में व्यक्ति अपनी याददाश्त को पूरी तरह से खो देता है। इसको डिमेंशिया भी कहते हैं, इस रोग को डिमेंशिया भी कहते हैं, याद रखना। मतलब उस स्थिति में जिसमें याददाश्त खो दे व्यक्ति, डिमेंशिया कहलाता है। क्लियर है? तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट पैकेज दिया है आपको जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमन, थर्ड पार्ट में जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशन इन ऑटोसोमल जीन्स में। मतलब आपको मैंने पूरा बताने की कोशिश किया है कि समजात गुणसूत्र के अंदर जो जीन पाई जाती है उसमें म्यूटेशन जब हो जाता है किस किस प्रकार की रोग उत्पन्न हो सकता है। सारे रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको तैयार करने की कोशिश करिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप, अलग अलग प्रकार के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपका। ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट जो और डिसीज़ है और डिसऑर्डर है उसके लिए फिर से एक नया वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।